गुलबर्गा शहर में अफजल खान मेमोरियल ट्रस्ट अफजलपुर के ज़ेर एहतमाम एडवोकेट मकसूद अफजल जागीरदार की सदारत में कंपैरिजन बिटवीन वक्फ एक्ट 1995 और वक्फ एक्ट 2025 के उन्वान पर एक बेहतरीन सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया था। बीजेपी हुकूमत के जरिए वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट किए जाने के बाद मुसलमान सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पूरी शिद्दत से इस एक्ट की मुखालिफत कर रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए शहर के मशहूर एडवोकेट डॉक्टर मकसूद अफजल जागीरदार ने अंजुमन तरक्की उर्दू हॉल में एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था। इस सेमिनार में एडवोकेट मकसूद अफजल जागीरदार के अलावा सैयद मजहर हुसैन, एडवोकेट अजीजुल्लाह सरमस्त और दीगर कई मेहमान शिरकत किए थे। अपनी तकरीर में एडवोकेट मकसूद अफजल जागीरदार ने वक्फ बोर्ड पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, वक्फ बोर्ड सिर्फ आमदनी वाली जायदादों पर नजर रखता है, जबकि कई दरगाहें और मस्जिदें आज भी गैर मुस्लिम्स के कब्जे में हैं। एडवोकेट जागीरदार ने वक्फ बोर्ड से मुतालिबा कर कहा, इलीगल तरीके से कब्जा की गई जायदादों की निशानदही कर पूरी तरह से मरम्मत करते हुए दोबारा वक्फ रिकॉर्ड में लाने की ज़रूरत है। वक्फ एक्ट 1995 में सेक्शन 40 के तहत वक्फ बोर्ड को कब्जा की गई जायदादों पर लीगल एक्शन लेने का इख्तियार था, लेकिन नए कानून में इसे कमज़ोर किया गया है और दीगर कई तब्दीलियों का जिक्र करते हुए मकसूद अफजल जागीरदार ने अपनी नाराज़गी जाहिर की है। और साथ ही इस मौके पर सैयद मजहर हुसैन एडवोकेट ने इस सेमिनार के जरिए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ अपना नजरिया पेश करते हुए कहा, यह वक्फ एक्ट संविधान के कई एक आर्टिकल्स के खिलाफ है। बीजेपी हुकूमत जानबूझकर इस तरह के कानून बना रही है जिससे मुसलमानों को परेशानी हो सके। एडवोकेट मकसूद अफजल जागीरदार और एडवोकेट सैयद मजहर हुसैन के अलावा सीनियर सहाफ़ी अजीजुल्लाह सरमस्त ने भी इस सेमिनार के जरिए कहा, मुसलमानों ने वक्फ के असल मकसद पर कभी गौर नहीं किया है और वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों ने कई जायदादों को अपनी ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया है। और साथ ही सेमिनार में मौजूद सभी हाजिरीन के लिए सवाल जवाब का सेशन भी रखा गया था। एडवोकेट मकसूद अफजल जागीरदार ने सभी के सवालों का तफसील से जवाब दिया है। इस सेमिनार से जुड़ी मज़ीद तफसीलात के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास से रिया जाता रहा। आज इतना अहम मौजू के ऊपर बहुत ही आज के मौजूदा हालात में इस मौजू पर गैर मामूली नौइयत का मौजू है, लेकिन सामाईन को देखने के बाद मुझे ये शेर यहाँ पर पेश करना पड़ा कि हमारे दरमियान जो है एहसास से जिया यानी हालात को समझने और फिर उसका किस तरह से दिफा करना चाहिए, किस तरह से हालात का सामना करना चाहिए, उस पर गौर व फिक्र करने के लिए हम एकजा होने तैयार नहीं हैं। मैं डॉक्टर मकसूद अफजल जागीरदार साहब को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने ये कामयाब सेमिनार यहाँ पर मुनक़िद किया। लोग ना आए लेकिन आपने अपना फरीज़ा अंजाम दिया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को 4 लोगों ने कत्ल किया था, लेकिन अज़ाब पूरी उम्मत पर आया। वो इसलिए कि उम्मत ने जो कातिल थे उन पर आवाज़ नहीं उठाई। तो एहतजाज करने वाले होना चाहिए, हर दौर में रहते हैं, और उसी तरह चंद शख्सियात हैं जो हालात की नज़ाकत को समझते हुए और लोगों को वो मालूमात पहुंचाने के लिए कोशिश करते हैं। उनमें एक डॉक्टर साहब हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। और इससे पहले भी बहुत सारे सेमिनार्स उन्होंने मुनक़िद किए, एक अच्छा सिलसिला उन्होंने शुरू किया है। फिर उसके बाद ये क़ानून के अंदर तब्दीली, ट्रिपल तलाक लाए और CAA का मामला आया, हिजाब का मामला आया और अब जो है वक्त तरमीम का मामला हमारे सामने आया है। ट्रिपल तलाक का कानून बनाए, आप देखे होंगे ट्रिपल तलाक के मामले में भी बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, हर चीज़ हुए, लेकिन वो मुकम्मल तौर पे वो कानून बन चुका है, लेकिन ट्रिपल तलाक का कानून पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन में नहीं हो रहा है। जब भी बीजेपी की हुकूमत कोई भी कानून बनाई है उसके अंदर लैकुना रखी है, एक प्रोविज़न दूसरे प्रोविज़न के साथ कॉन्ट्ररी होता है, टकराव आता है। और जितने भी वो कानून बनाए हैं जाकर जो फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, आर्टिकल 300A, ये तमाम चीज़ों से टकराते हैं। जितने भी कानून बने हैं अब तक, जितने भी कानून 2014 से लेकर अब तक कानून बने वो हमारे फंडामेंटल राइट से टकराते हैं। इसलिए क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को नहीं मानते,
वो कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा अगर वो किसी से नफरत करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन से नफरत करते हैं। इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है और वो हमेशा की उनकी ये कोशिश, शुरू से कोशिश है कि कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म किया जाए और कॉन्स्टिट्यूशन के टकराव में अगर कानून बनाते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता कॉन्स्टिट्यूशन भी कमजोर होता जाएगा। तो हम वक्फ एक्ट में किस तरह से क्या कानून है, क्या प्रोविजन है, हम उसको गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उनका जो मकसद है, उनका मकसद एक ही है कि आहिस्ता आहिस्ता हर चीज को खत्म होना, मनुस्मृति का जो सिस्टम है उसको फिर वापस लाना। अभी वक्फ एक्ट, क्या जरूरत थी वक्फ एक्ट को लाने? क्यों बीजेपी इतनी शिद्दत से वक्फ एक्ट को लाती है, वक्फ अमेंडमेंट को बिल पार्लियामेंट में पेश करती है? अभी मद्रास में एक बिल पास होकर गवर्नर के पास जाता है, गवर्नर जो है सुप्रीम कोर्ट को भेजता है, उसको कई दिन लग जाते हैं उसको कल असेंट देने के लिए। लेकिन वक्फ बिल आज लोकसभा में प्रेजेंट होता है, कल राज्यसभा में प्रेजेंट होता है, परसों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने चले जाता है, असेंट होता है, अब 4 दिन के अंदर नोटिफिकेशन भी हो जाता है, इतना फास्ट। और दूसरे जो डेमोक्रेटिकली जो मद्रास में तमिलनाडु की जो हुकूमत वहाँ बिल पास कर गवर्नर को देती है, सालों से उसको रख लेकर बैठते हैं। तो यहाँ पर उनका स्टैंड भी कंसिस्टेंट नहीं है, उनको डेमोक्रेसी की वैल्यू भी नहीं है। उनको जो अच्छा लगता है, जो नागपुर से जो डायरेक्शन से आते हैं, जो प्लानिंग आते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर ये सेक्शन 3R जो अमेंडमेंट में नए अमेंडमेंट बिल के अंदर उनका जो अमेंडमेंट किए हैं सेक्शन 3R के अंदर, अब वो पहले वक्त प्रॉपर्टी को डोनेट करने के लिए कोई भी मुसलमान कोई भी प्रॉपर्टी डोनेट कर सकता था, लेकिन अब वो 5 साल तक वो एज ए मुस्लिम प्रैक्टिस करना होगा। पहले नहीं था, कोई भी डोनेट कर सकते थे। अब सेक्शन 9 और सेक्शन 14 में, यानी सेक्शन 9 कंपोजिशन ऑफ वक्फ काउंसिल, सेक्शन 14 कंपोजिशन ऑफ वक्फ बोर्ड। वक्फ काउंसिल के अंदर 2 मेंबर वो नॉन मुस्लिम रहेंगे और वक्फ बोर्ड में 2 नॉन मुस्लिम रहेंगे। वहां पर नॉन मुस्लिम यानी हिंदू समझिए, 2 लोग यहाँ पर 2 हिंदू रहेंगे और काउंसिल में 2 हिंदू रहेंगे, लेकिन डोनेट करने के लिए वो कम से मुसलमान होंगे। मेंबर बनने के लिए मुस्लिम की जरूरत नहीं है, कोई भी नहीं बन सकते, कोई भी आदमी बन सकता है उसके अंदर, उसमें लिमिटेड करें। अब 4 ही मुस्लिम बन सकते हैं। ये अगर बोर्ड को अगर देखेंगे हम, बोर्ड में सिर्फ 4 ही मुस्लिम बन सकते हैं 11 में, जो डिस्क्राइब करें हैं 4 मुस्लिम मेंबर। 4 को छोड़ के दूसरे जो हैं वो कोई भी बन सकते हैं। 4 मुस्लिम को छोड़कर कोई भी बन सकते हैं। अब वो काउंसिल में 22 मेंबर है, 22 में 10 मुस्लिम बन सकते हैं, 10 के बाद कोई भी बन सकता है। तो वहां पर अगर ये कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी देने के लिए बंदिशें लगा रहे हैं। और दूसरा, मैं मुख्तसर बात में अपनी बात को खत्म करूंगा, ज्यादा लंबा नहीं लूंगा। वक्फ बाय यूजर, वक्फ बाय यूजर ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कोई दस्तावेज नहीं होते, 200 साल, 300 साल, 400 साल, 800 साल पुराने इबादत गाहें हमारे पास मौजूद हैं। वक्फ बाय यूजर अभी भी है, लेकिन वो वक्फ बाय यूजर को अगर कोई सवाल करेगा, ऑब्जेक्शन करेगा, ये प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है, ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये प्रॉपर्टी फला की है, ये प्रॉपर्टी ये फला ऑर्गेनाइजेशन की है, तो वो वक्फ प्रॉपर्टी का जो वक्फ प्रॉपर्टी रहेगी वो प्रॉपर्टी खत्म, वो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। कब तक नहीं रहेगी? वो ऑब्जेक्शन के ऊपर जब तक जस्टिफाई नहीं होगा, जब तक डिसीजन नहीं आएगा, जब तक वो वक्फ प्रॉपर्टी। अब यहां पर ये बोल रहे हैं फिर लिमिटेशन एक्ट लगा रहे हैं। अब लिमिटेशन एक्ट लगाने के बाद जो काबिज है वक्फ प्रॉपर्टी के अंदर, अब वो ओनर बन जाएगा। लिमिटेशन के मुताबिक कोई भी आदमी अगर 12 साल तक अगर एक जमीन पर
वहां पर रह रहा है, इलीगली रहता है, और क्या एनक्रोचर का मतलब इलीगल रहना है, उसके बाद वो ओनर बन जाएगा। अब 200 साल 300 साल से वक्त प्रॉपर्टी जिसको जो उनके पोजीशन में है, वो ओनर कैसा नहीं हो सकती, वहां पर लिमिटेशन एक्ट होने लगता है। मैं समझता हूँ ये बात पूरे इंडिया के लेवल पे कहीं भी डिस्कस नहीं हुई है। पहली मर्तबा आज अंजुमन उर्दू तरक्की में ये बात आ रही है। तो ये कॉन्ट्ररी हो रही है, नहीं हो रही है। एक जगह लिमिटेशन लगा रहे हैं, दूसरी तरफ क्या बोल रहे हैं, वहां पर 100 साल 200 साल प्रॉपर्टी वक्त बाय यूजर की, वो वक्त बाय यूजर की वक्त प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। तो यहाँ पर लिमिटेशन और वक्त बाय यूजर एक साथ कैसा आ रहा है ना वहां पर। ये पॉइंट कहीं भी डिस्कस आज तक नहीं हुई, जहां तक मैं देख रहा हूँ, मीडिया देखता हूँ, सब जगह देख रहा हूँ, ये नहीं है। मैं समझता हूँ गुमराह करने की साजिश के अलावा कुछ भी नहीं है। इसमें 3 बैरिस्टर बैठे थे कोर्ट हॉल में, जिसके अंदर 9 बटन लगा के शेरवानी में भी मुलविस थे। उन्होंने कभी कोई आर्गुमेंट नहीं किया, खामोशी से हाथ इस तरह करते हुए अपना समाप्त करके चलते फिरते नजर आए। यह एक मुनज़्ज़म साजिश चल रही है, इसके ऊपर हम लोग तालियां बजाते हुए अपने अपने नहरी कुलचे या पाए उठाते बैठना नहीं है। हमको जबरदस्त पीसफुल तरीके से स्ट्राइक करना है या जेल भरो आंदोलन करना है, इसके ऊपर सोचा जाए तो मेहरबानी होगी। फिर भी इसके लिए क्लैरिफाई के लिए मैं जनाब डॉक्टर मसूद अफजल जागीरदार साहब से गुजारिश करूँगा। शुक्रिया। कंपोजिशन ऑफ वक्फ बोर्ड, जैसा कि मजहर हुसैन ने कहा, सेक्शन 9 और 14, उसमें गैर मुस्लिमों की जो है नामजदगी, ये बहुत अहम सवाल है। जो है वहाँ पर वकीला ने, सुप्रीम कोर्ट ने वकीला साहिबीन से जो है ये सवाल किया 16 तारीख और 15 तारीख को, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडोमेंट और हिंदू इंडोमेंट में मुस्लिम अरकान को शामिल कर सकती है। जैसा कि आप जो है इस एक्ट के रूह से गैर मुसलमानों को जो है वक्फ बोर्ड में, काउंसिल में नॉमिनेट करने की बात कह रहे हैं, क्या आप इसे कबूल कर सकते हैं? क्या इसकी गुंजाइश है? एक बहुत अहम पहलू जो है वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने है। और साथ ही दूसरी बात क्या है कि जो पहले जितने भी इदारे जात रजिस्टर्ड एज ए वक्फ है, 1954 के तहत हो या 1995 के तहत हो, ये कानून 2025 आने के बाद में उसका जो है डॉक्यूमेंटेशन होना लाजमी हो गया, अप टू डेट डॉक्यूमेंट करना, वरना वो खत्म हो जाएगा। ये जो है रेट्रोस्पेक्ट होगा। अरे भाई पहले से वक्फ है, अब डॉक्यूमेंट देने की अब क्या ज़रूरत है? पहले से वक्फ है, अब इस एक्ट के बाद में डॉक्यूमेंटेशन देने की क्या ज़रूरत है? ये जो है बिल्कुल तस्लीम करने वाली बात नहीं है, जो नामुमकिनात में से है। तुम्हारी गलती की वजह से आज जो है मुस्लिम परेशान है। डेक्कन हेराल्ड में ये बताया कि 95% आर मुस्लिम्स आर एनक्रोचर्स बोल के बताया। तुम जो है 17,000 मुस्लिम के खिलाफ जाओ, तुम जो 120 एकड़ जमीन, हम 1,20,000 एकड़ जमीन है बोले की वजह से वो सेंट्रल गवर्नमेंट का मुंह खुल गया कि कितनी प्रॉपर्टी इनके पास है बोल के। तुम्हारी गलती की वजह से, तुम सही सर्वे नहीं करने की वजह से आज जो है मुसलमानों को परेशानी आ गई बोल के बोलता हूँ। तो इस सिलसिले में मैं इतना ही कहता हूँ कि ये ज़रा डिबेट हार्ड हो गया है, डिस्कशन हार्ड हो गया है, और इसमें जो है 6-1 का भी चैलेंज करे हैं। तो एक और दो बातें मैं बताता हूँ, वो ये कि अनरजिस्टर्ड वक्फ क्या परेशानी आज हो रही है। मैं खाली एग्जांपल देता हूँ। यनकंची आपको मालूम है, असद अंसारी साहब, यनकंची जो है सिंदगी तालुके में है। हम बचपन में जो है वो बाल उतारने दाउल मलिक दरगाह है बोल के हमारे चुप लेके जाते थे। तो परसों मेरे को जो एक मौका मिला कि जाके ज़रा हमारी बहन को मिलकाना बोलो, तो ऑन द वे था। वापसी में जब आया, आने के बाद वो देखा मैं पूरी जो दरगाह की शक्ल चेंज करके टेम्पल बनाए,
और वहाँ उस पे बोर्ड लिखे हैं यहाँ पे नारियल फोड़ना मना है। मैं सवाल करा, क्या साहब ये दरगाह किसकी है? ये मुस्लिम की दरगाह है या नॉन मुस्लिम की दरगाह है? तो उन्होंने बोले ये दरगाह पुजारी की है, 20 साल से उन्हें जो है उसका देखभाल कर रहा है, सारा खर्चा उन्हें कर रहा है, वो दरगाह जो है अपने नाम पे कर लिया। क्या लिखा? गुरु दावल मलिक प्रसन्ना बोल के लिखा। किसकी गलती है भाई? हम जो लड़ने लगे थे, हम शिरिक के बारे में हम लड़ते हैं। अगर हमारी दरगाह जो है दूसरा एक सिंगल आदमी कब्जा करता है, या तो गवर्नमेंट को लाने को दूर, एक सिंगल आदमी कब्जा करता है, तो उसको हम नहीं पूछ सकते कि भाई दरगाह तुम हमारी कैसा ये करे बोल के। तुम ये बोलते कि भाई शिरिक है। मेरी कोशिश तो 98 से है। मैं वक्फ एक्ट को 98 से ही मैं गलत करार कर रहा हूँ और लोग मानते नहीं। मेरी ये सबसे बड़ी मुश्किल है कि मैं लोगों को कैसा समझाना। और वकील साहब जो 40 साल की प्रैक्टिस करे हैं वो भी ये बोल रहे हैं कि जो है सेक्शन 61 जो थर्ड पार्टी जो है वही चैलेंज करना, बल्कि वक्फ बोर्ड को बोलिए या जो है मुतवल्ली को बोलिए, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बोल के बोले हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। और मैं उनको बता दिया हूँ कि आप अच्छा पढ़ के आइए, इसके बारे में नेक्स्ट टाइम में और इसी पॉइंट पे हम डिबेट करेंगे बोल के बोला हूँ। शायद हो सका अगर नेक्स्ट टाइम आए तो इसी पॉइंट पे और एक बार मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ। जिस तरह से दोनों टॉपिक का सेमिनार था, और दोनों में डिफरेंस क्या है? 1995 और 2025 के एक्ट में डिफरेंस क्या है? डिफरेंट वक्फ यूजर को लेके नया एक्ट करे हैं, वक्फ अलालात को लेके नया एक्ट कर रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि डिप्टी कमिश्नर ही सारे चीज़ों का डिसाइड करेंगे बोल के। ये गलत है, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर को अगर करे तो वो अपने मसरूफियात के साथ साथ ये चीज़ों को करेंगे। सभी चीज़ें जो है जल्दी ये हो गएंगे बोल के हम यकीन नहीं कर सकते। एक सवाल उन्होंने उठाए थे कि जो है वक्फ बोर्ड जो कर रहा है 40 साल से कर रहा है, जिस प्रॉपर्टी को कदम ये रख रहा है, उंगली रख रहा है, वो प्रॉपर्टी जो है वक्फ प्रॉपर्टी कहलाती बोल के बोल रहे हैं। आज उसी का जो है एडवर्स में उन्होंने इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई तुम्हारे को 40-50 साल दिए थे, तुम वो चीज़ों का कुछ ये नहीं करे, आज हमारा भी आदमी करने दो बोल के इस सिलसिले में कर रहे हैं। उनका ये भी है कि प्लेसेस ऑफ मुस्लिम वर्शिप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उसको भी जो है ख़त्म करना बोल के, क्या इसीलिए ये हो गया था कि सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ मुस्लिम प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो था वो एक ही सिर्फ बाजबरी मस्जिद को ही था। उससे हट को जो है किसी दूसरे जो है इमारतों के लिए, मुस्लिम के इबादत गाहों के लिए ये लागू नहीं होता बोल के करे थे। वो चीज़ को भी जो है हटाने की एक गवर्नमेंट की कोशिश है। फिर किस तरह से लिंक क्या है दोनों में? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 में लिंक क्या है? नहीं, लिंक तो देखिए मैं ये बता रहा हूँ कि हमारी गलतियों की वजह से आज जो है वो लोग तैयार होके बैठे हैं। हम जो है अभी देखिए जेपीसी में जो प्रोसीडिंग्स चल रहे थे, जेपीसी के प्रोसीडिंग्स में ये मसला जब उठाने के बाद में हम जो है फिर 54 को जाते हैं। ज़मीर अहमद खान साहब आके बोलते हैं कि जो है ग्रीन जो है कंपाउंड के हम ये ईदगाह ये बनाएंगे, कब्रस्तानें बनाएंगे, शैतान भी भाग के जाएगा बोल के। मैं ये बताना चाहता हूँ कि शैतान मुस्लिमों को भड़काने के लिए है। वो कब्रस्तान को जाके जो है कोई क्लेम नहीं करता टाइटल। कब्रस्तान का टाइटल आप जो क्लेम कर रहे हैं ये अमित शाह कर रहे हैं, ये बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है। यही इसी का जो है फर्क है। हम समझ के आप जो बचे हुए जितने भी हैं उन प्रॉपर्टीज का जो है रजिस्ट्रेशन करा लेना। जो भी झगड़े होने दो परवाह नहीं, उन प्रॉपर्टीज को रजिस्ट्रेशन करा लेना। जो मॉन्यूमेंट्स ऑलरेडी जो है बहुत से जो मॉन्यूमेंट्स हैं गिरने के कगार पे हैं, उन मॉन्यूमेंट्स का सर्वे करो, उनका रजिस्ट्री करो। वक्फ बोर्ड में तुम दाखिला अगर करे
तो जब कहीं जो है तुम्हारा काम जो है 40-50 साल का जो काम नहीं हुआ था अब कर सकते हैं बोल के मेरी एक सजेशन है। सर ये जो न्यू अमेंडमेंट एक्ट खामियां क्या न्यू अमेंडमेंट एक्ट के तो पूरे खामियां हैं, 44 खामियां हैं। कोई भी जो है हर एकला नहीं मान रहा कि भाई ये खामियां नहीं सो है बोल के। सिर्फ एक जो है कटजू साहब बोले कि भाई जैसा तुम्हारे को 371 का जो तुम्हारे खिलाफ करे जम्मू कश्मीर में करे तो उसको तुम बर्दाश्त करे, मुस्लिमों को वहां पे कोई परेशानी नहीं हुई। अब ये एक्ट जो है तुम्हारे को लाने से क्या परेशानी होती है, सामान लेके जाओ बोल के बोले हैं। सिर्फ एक ही परेशानी ये है कि जो इदारे हैं जो अनरजिस्टर्ड इदारे हैं रजिस्टर्ड इदारे हैं उनका जो तुम डॉक्यूमेंटेशन पूछ रहे हैं और उनका जो आपका कंटिन्यूअस एविडेंस नहीं देख रहे हैं कि 500 साल से अगर वो नमाज पढ़ रहे हैं, एक दरगाह है तो वहाँ पे जो है गुम्बदें रहते हैं, वहाँ पे जो है जाके हम ये करना रहता है कि जियारत करना रहता है, और मस्जिद है तो हम जाके नमाज पढ़ना रहता है। यही एविडेंस है। अगर हम एक ये मॉन्यूमेंट देखे तो हमारे को खुद एविडेंस मालूम होता है कि वो किस पर्पज के लिए बनाई गई बोल के। सर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के 2 दिन हियरिंग चली, किस तरह से आप सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से हियरिंग चली है उसको क्या आप मुस्लिम तबके के लिए एक अच्छी बात मान रहे हैं या फिर गवर्नमेंट का इससे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मुकम्मल कानून पर पाबंदी नहीं स्टे नहीं दे सकती, सिर्फ चंद शिकों पर जो है चंद क्लास पर जो सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रीम स्टे किया है। हो सकता है आगे चल के अगर बहस में कुछ फर्क पड़ गया तो जो है इंटरिम ऑर्डर भी वेकेट हो गया तो जब क्या करेंगे हम मुस्लिम, ये सोचने की बात है। तो इसके लिए 7 दिन का टाइम दिए हैं। एक्ट को जो है अभी स्टे नहीं मिला है। अब हमारी कोशिश ये रहना चाहिए कि वक्फ बाय यूज़र किस तरीके से हम इस्तेमाल करना है और वक्फ औलाद को क्या डेफिनेशन में लाना है, सारे हमारे पास नज़ीर हैं। ऐसा नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज जो संजीव खन्ना बोले कि 1924 प्रिवी काउंसिल का मैं जजमेंट देखा हूँ जिसमें वक्फ बाय यूज़र का है। तो हमारे को ये भी बताना चाहिए कि इन मॉन्यूमेंट को बचाने के लिए जो कॉलोनियल लॉज जो है, ब्रिटिशर्स जो लॉज लाए 1856 के, वहाँ से अगर कंटिन्यू अगर तुम ये करते गए तो तुम्हारे को मालूम होता है कि इन प्रॉपर्टीज़ का एविडेंस ही जो है 500 साल का है, दिस इज सफिशिएंट बोल के। अगर तुम जो ये बाबरी मस्जिद के केस में ये बोले कि भाई तुम्हारा क्लेम ही बार्ड बाय लिमिटेशन है, तो तुम ये कहाँ बोले कि भाई अदर साइड का भी क्लेम बार्ड बाय लिमिटेशन है। इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है 3 जो है हिस्से में करे थे। अगर तुम जो है इंसानों को देखते हुए अगर 3 हिस्सों को अगर सुप्रीम कोर्ट मानते तो आज ये सारे चीज़ें ख़त्म नहीं होते थे। अगर गवर्नमेंट जो है लिमिटेशन को ही ख़त्म कर रही है बोले तो क्या बोल सकते हैं, बेलियदू होला मैदा का ये नू माडलिक बरंगिला बोले सर की बात है। अब अल्लाह है जिसके उसके भरोसे पे सारी फाइट हम आगे बढ़ाना है। सर तो आगे का किस तरह से जो लॉयर्स मुस्लिम तबके को जिस तरह से 73 एप्लीकेशन जो सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है तो किस तरह से मतलब 5 तारीख को 5 मई को नेक्स्ट हियरिंग है, तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अगर से सुप्रीम कोर्ट ये इंट्रीम ऑर्डर इसमें भी हटा दिया तो फिर क्या करना चाहिए मुसलमानों को? देखिए कानून इतना भी अंधा नहीं है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हटा गवर्नमेंट जो है इमीडिएटली प्रॉपर्टीज कब्जा करते बोल के, ऐसी बात नहीं है। और अगर डीसी का जब भी ऑर्डर होना है उससे पहले ही ये कदम उठाए थे, ये गलत है जिसके वजह से सुप्रीम कोर्ट करे हैं। अगर बाई चांस डीसी का ऑर्डर भी रहा यानी डीसी के अख्तियारात को भी कंफर्म करे तो ऐसा नहीं रहता है कि भाई आते ही जो है तुम सीधा बुलडोजर लगाओ बोल के। वहां पे सीपीसी फिर अप्लीकेबल होती है, एग्जीक्यूशन फिर अप्लीकेबल होता है। तो जो वो डेफिनेशन है नो पर्सन शैल बी एविक्टेड विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तो उसका फिर अप्लीकेबल होता है। लॉ ऑफ एडवर्स पोजीशन फिर अप्लीकेबल होता है। अगर 12 साल वालों को जो है लॉ ऑफ एडवर्स पोजीशन अप्लीकेबल होता है तो 500 साल वालों का क्या हाल होना चाहिए।
ये चीज पे हम जो है फाइट कर सकते हैं। वहाँ अगर कुछ भी गलती हो गई तो हम तो देखते आ रहे हैं कि हर चीज सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफ करते आ रही है, हम बर्दाश्त करते आ रहे हैं, हम फाइट भी कर रहे हैं, हम इसमें कोई डरना नहीं है। लेकिन हमारे कुछ जो खामियां अब तक हो गए उसको बहुत से जल्दी से जो है उसको खत्म कर लेना, वक्फ बोर्ड जो है सभी लोगों को बुलाना, इसके बारे में डिस्कशन करना और ये भी बताना कि भाई अनरजिस्टर्ड मॉन्यूमेंट्स कौन से हैं, रजिस्टर्ड मॉन्यूमेंट्स कौन से हैं, इनको जो है किस तरीके से जो है हम रजिस्ट्रेशन करना, उसके बारे में एक सर्वे भेजने के लिए अगर डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड्स को अगर डायरेक्शन दिए तो बहुत 8 दिन के अंदर जो है ये काम होता है। सुप्रीम कोर्ट में फैसले होने से पहले भी ये खत्म करे तो भी जो है इसका चैलेंज करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। डीसी को जिस तरह से पावर्स दिए गए हैं डिसाइड करने के वास्ते कि वक्फ प्रॉपर्टी है नहीं, ठीक है, जो ही डीसी के संज्ञान में आ गया वक्फ जमरे से प्रॉपर्टी हट गया। अब डीसी 10 साल 20 साल कभी भी सुन ले, जब तक कि उस दौरान जो उस इदारे की प्रॉपर्टी जो आमद नहीं होगी वो कहाँ जमा होगी। फिर अगर से 20 साल के बाद अगर से प्रॉपर्टी साबित हो तो इस दौरान 20 साल की जो आमद नहीं होगी वो कहाँ जाएगी, क्या सरकारी खजाने में जाएंगे या फिर वक्फ बोर्ड को वापस आएंगे? नहीं, उस वक्त फिर सुप्रीम कोर्ट को जाना पड़ता है, फिर सुप्रीम कोर्ट को जाके हम ये बोलना पड़ता है कि भाई हमारा कब्जा जो है बरकरार रखने के लिए और जो कुछ भी इनकम आती है वो जो है हम रखने के लिए जब तक तुम्हारे पास जो मैटर्स ख़त्म नहीं होते तब तक जो है हमारे को कोई जो है डिस्टर्ब नहीं करना बोल के इस तरीके से इंटरिम आर्डर ले सकते हैं, क्योंकि कानूनी गलत है। हर लोग बोल रहे हैं कि जो है ये कानून जल्दबाजी में किया गया है। मजहर हुसैन साहब जैसा बोले कि 4 दिन में कानून बन गया, ये ऐसा तो होता नहीं, बन गया है। ये सुप्रीम कोर्ट को भी सारे चीज़ें मालूम हो गए। आप ये देखिए कि एक एग्जांपल देता हूँ, कई चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने उनके फेवर में करे, एक अगर इंटरिम आर्डर सुप्रीम कोर्ट में जो है मुस्लिम के फेवर में करे तो जो है सुप्रीम कोर्ट की जो गुम्बज है उसको जो है मुस्लिम मस्जिद की गुम्बज के शक्ल में दिया गया है और ये बोर्ड लिखा गया है कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड बोल को लिखा गया है, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग पे ही लिखा गया है। तो ऐसे चीज़ों में सुप्रीम कोर्ट की क्या परेशानी नहीं होंगी। अगर बिल्कुल अगर फेयर जस्टिस है तो हम 100% कामयाब होते हैं मुल्क।